गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टीडीपी की क्लास में आपका जो सेकेंड यूनिट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे कि नाम है उसको उसी अनुसार हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन तक हम किस तरह पहुंचते हैं। तो हमने जाना है कि टीडीपी में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है जो चीज़ जनरेट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारी जनरेट होती है फिर वो ट्रांसमिट कैसे होती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। ठीक है, और हम तक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पहुँचता है उसका, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन से वायर्स कनेक्शन लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए हम 3 विभिन्न भागों में उसको बांट देते हैं। तो वो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहला भाग हमारा क्या हो गया, जनरेटिंग स्टेशन का, देन ट्रांसमिशन लाइन्स हो गया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, लास्ट स्टेज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है इसको हमने पहले वाले वीडियो में पूरा कवर कर रखा हुआ है। तो अब हमारा हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेटिंग स्टेशंस भी आपको पहले ही बढ़ा दिया गया है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 तरीके का हो जाता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2 तरीके से कर पाएंगे, प्राइमरी स्टेज से पहले करेंगे फिर सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेज का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे प्राइमरी स्टेज का मतलब है कि हम कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं, 11 किलो वोल्ट तक की पावर, 1100 किलो वोल्ट तक की पावर हम जनरेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस पावर को पहले क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसकी हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन हमको क्या चाहिए, ट्रांसमिशन लॉस हमें कम चाहिए, वहाँ पे हमें लॉसेस कम चाहिए, इसलिए वजह हम उस वोल्टेज को स्टीप अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर इस वोल्टेज को भी इतनी हाई वोल्टेज पे हमारे अप्लायंस नहीं काम करेंगे, उसको घटा दिया जाता है। घटाते घटाते हम उसको लाते हैं अपने अप्लायंसेस तक की ऐसी वोल्टेज पे जो हर एक अप्लायंस के लिए सूटेबल हो, उस तरह की वोल्टेज तक लाते हैं। इसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी, जो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारे अप्लायंस काम करते हैं, उस वो वैल्यू पे हम जब लाते हैं तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन पहुँचता है तो हम 2 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन को बांट देते हैं। एक प्राइमरी स्टेज हो जाती है और एक आपकी सेकेंडरी स्टेज हो जाती है। जो प्राइमरी स्टेज होती है वो 11 किलो वोल्ट 33 किलो वोल्ट से लेके 1.1 किलो वोल्ट तक का आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन 6.6 किलो वोल्ट 1.1 किलो वोल्ट कौन लेगा, हमारे अप्लायंस इतने वोल्टेज पे तो काम करेंगे। तो ये वोल्टेज हमारे जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, जो हमारी फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे हमारे ये वोल्टेज चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो हम मोटर्स लगाते हैं चलाने के लिए, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं इंडस्ट्री में चलाने के, वो हमको हाई वोल्टेज पे चलता है। तो यहाँ पे हम उतना हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं उनको। तो ये जो पहला स्टेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारा प्राइमरी स्टेज कहलाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग, आम लोग आ जाते हैं, जो ऐसी आईटी कंपनीज़ आ जाती है, जो छोटी छोटी आईटी कंपनीज़ होती हैं आपकी, वो आ जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या वर्किंग काम हो रहा है, कौन सा कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हम वहाँ पे काम करें, तो वहाँ के अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता ना होने पर वहाँ पे हम कम वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब ये कम वोल्टेज से क्या होते हैं, ये कम वोल्टेज क्या है, ये कम वोल्टेज आपके 1.1 किलो वोल्ट से कम के वोल्टेज होते हैं, जो हमारे 220 या 240 वोल्ट तक जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको पता चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के लिए सब स्टेशंस बने हुए हैं। 2 तरीके के सब स्टेशंस होते हैं। ठीक, एक इंडोर सब स्टेशन, एक आउटडोर सब स्टेशन। इंडोर सब स्टेशन जो आपका होता है वो आपका कम वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, जो वोल्टेज हमारे घर तक पहुंचते हैं, जैसे 11 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज जो आपके होंगे, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, 360 वोल्ट, इस तरह के वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जो आपका
आउटडोर सब स्टेशन होगा वो हाई वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, मतलब कि वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है वो 66 किलो वोल्ट से लेके आपका अप टू 240 किलो वोल्ट तक के लिए हम बनाते हैं आउटडोर सब स्टेशन। ठीक, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, इस पॉइंट तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई सारी कि अभी तक क्या हो रहा है। अब आपका है कि ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो कनेक्शन है आपका, वो कनेक्शन किस तरीके से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका, उसमें हम दो तरह के कनेक्शंस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए कैसा, जब हम कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे तो हम फैक्ट्रियों को, फैक्ट्री जो हमारी है उसको हम 3 फेज़ 3 वायर कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। 3 फेज़ 3 वायर कनेक्शन प्रोवाइड इसलिए कराते हैं, 3 फेज़ 3 वायर कनेक्शन आपका हाई वोल्टेज के लिए अप्लाई होता है, जो कि फैक्ट्रीज़ में हो जाते हैं। और जो हमारा घर है वहाँ पे हम 3 फोर्स 4 वायर कनेक्शन कराते हैं, 3 फोर्स 4 वायर कनेक्शन को हम अप्लाई कराते हैं। 3 फोर्स 4 वायर कनेक्शन हम घरों के लिए एप्लीकेशन में लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वायर कनेक्शन की ये बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि 415 वोल्ट जो यहाँ पे लिखा है लाइन 450 वोल्ट की सप्लाई 3 फेज़ 4 वायर कनेक्शन की होती है। और 220 वोल्ट की जो सप्लाई आपकी मान रहे हैं वो 1 फेज़ 2 वायर कनेक्शन के लिए। ठीक है, 1 फेज़ 2 वायर कनेक्शन के लिए ये सप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपका है उसमें 2 तरीके के कंपोनेंट आपको मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर 2 मिलेंगे, और एक आपको सर्विस में 3 चीज़ें मिलती हैं। फीडर की अगर हम बात कर लेते हैं, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म की गई है, फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज़ द वायर विच डिफाइन इनटू द फंक्शन ऑफ द सिस्टम। जो फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन है वो वायर्स होते हैं, बेसिकली क्या है, वायर्स हैं, मगर ये इनका डेफिनेशन हम कब इस वायर्स को हम फीडर कहेंगे और कब इन वायर्स को हम डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे, इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को बोला जाता है। देखिए क्या लिखा है, सब स्टेशन से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब कि जो पहला हमको सब स्टेशन मिलेगा वहाँ से हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जाएंगे, उस बीच के वायर को हम क्या बोलेंगे, उस बीच के वायर को हम बोलेंगे क्या, फीडर। ठीक है, फीडर बोलेंगे। और फीडर की एक खासियत भी है, फीडर का क्या खासियत है, फीडर हमेशा कांस्टेंट करंट लेती है, ड्रॉप नहीं करती, कांस्टेंट करंट पे वो काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जो वायर लगी होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर वायर बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वायर बोलते हैं। अच्छा, अब इस वायरों के बीच में बहुत ढेर सारे लोड्स भी लगे होते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मतलब लोड हम लगाएंगे तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोड लगाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें अभी तक समझ में आई कि हमारा फीडर क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या है, ये सिस्टम है, लेआउट है आपका, लेआउट है, कैसे लेआउट है, यहाँ पे ये बताया गया है कि पावर सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन से आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से लास्ट तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा लास्ट तक हमारे घरों तक कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो बताई गई है, जो बताई जा रही है आपको, बल्क पावर सोर्सेस से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, बल्क पावर सोर्स मतलब ये प्राइमरी ट्रांसमिशन जब होगा वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, उन बल्क पावर फोर्सेस को हम ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करें, ट्रांसफार्मर की मदद से उस पावर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और फिर हम उसको ले जाते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए बहुत सारे लोड लगे हुए हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इस प्राइमरी मतलब कि इस पार्ट से इस पार्ट तक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जो ये वायर लगा हुआ है, ये जो वायर आप देख रहे हैं, जो वायर कनेक्शन कर रहा है इसका ये वायर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोड्स भी लगे होते हैं, सारा जो आप देख रहे हैं सारे लोड लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे यहाँ पे लोड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या है, हम सेकेंडरी सिस्टम पे पहुँचे। कौन सा सेकेंडरी सिस्टम, ये सेकेंडरी सिस्टम कौन सा है, ये सेकेंडरी सिस्टम आपका है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। हम बहुत से पावर हमारे पास प्राइमरी से लेके आए सेकेंडरी पे भी ट्रांसफार्मर की मदद से पावर को डिक्रीज़ किया गया, मतलब वोल्टेज को डिक्रीज़ किया गया। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को डिक्रीज़ किया गया, फिर हम पहुँचे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम तक।
यहाँ पे जो ये वायर होती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोल देते हैं और यहाँ पे बहुत से सारे लोड लगे होते हैं। इसके बाद इस जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर, तो जो हमारे प्राइमरी स्टेज है तो यहाँ पे हमारा कितना रहेगा 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और यहीं पे आपको फैक्ट्री वगैरह मिलेंगी। पहला स्टेज आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकंड पे हम पहुँचते हैं तो सेकंड पे हमको क्या मिलता है, सेकंड पे हम फिर ट्रांसफार्मर की मदद ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को फिर हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम पहुँचते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज़ हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 220 किलो वोल्ट तक, 220 वोल्ट तक आपका हो जाएगा, 220, 240, 250। अब आपको वोल्टेज मिलेगा ऐसे जिस पे आपके अप्लायंसेस काम कर लें या जो इंडस्ट्री वगैरह जो भी हैं वो काम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, अब वोल्टेज और ड्रॉप हो गया आपको और आपको मिल गया यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो ये वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये वायर जो लगा हुआ है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और आपके घर के अप्लायंस तक, आपके घर के अप्लायंस तक। इन वायरों को हम बोलते हैं सर्विसमैन, सर्विसमैन। इन वायरों को हम क्या बोलते हैं, सर्विसमैन, ठीक है। ये वायर आपके सर्विसमैन कहलाते हैं, ठीक। या आप बोल दीजिए कि इस ट्रांसफार्मर के बाद जो आपका कंज्यूमर होता है, जो हमसे ले रहा है, तो ट्रांसफार्मर से लगा हुआ वायर और हमारे घर तक का वायर जो होगा वो सर्विसमैन वायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक लेआउट हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया आपका, जो आपको बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या है, लेआउट ऑफ द हाई ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पूरा आपका लेआउट बन गया। अच्छा, ये आपका पूरा क्या हो गया, लेआउट बन गया। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे हम चल रहे हैं अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या है। तो हम आपको बताएं मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं, पर 5 टोटल कंपोनेंट्स हैं, 5 नहीं 6 कंपोनेंट ऐसा आप मान सकते हैं कि ठीक है, मेनली आपके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 या 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मगर आपको जो इसमें मेन पर्पज से लेंगे वो आप 3 ही यूज़ करते हैं। एक आप फीडर यूज़ कर लेते हैं, फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और सर्विस मेन हो गया। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन और सब मेन जो होता है ये बहुत कम यूज़ होते हैं, मगर ये भी कंपोनेंट ही हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फिगर बना हुआ है, ये क्या चीज़ शो कर रहा है। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर। जो चीज़ आपको अभी मैंने लेआउट में समझाया है उसी चीज़ को ये और थोड़ा सा शार्प करके समझाया गया। कहने का ये मतलब कि जब आपका सब स्टेशन हुआ, आप सब स्टेशन पे आए तो उसके ऊपर वाली वायर क्या हो गई, मतलब कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन से सब प्राइमरी सब स्टेशन तक की वायर क्या है, फीडर है, ठीक है, फीडर है। हाँ, वो वायर आपकी हो गई फीडर हो गई, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फीडर हो गई। अब ये फीडर क्या करेगी, जब आपका सब स्टेशन है तो जब तक ये आपका इस सब स्टेशन से आपका कहाँ पहुँची, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे पहुँची अभी, ठीक है। तो सब स्टेशन से आप जब पहुँचे हैं, कहाँ पे पहुँचे हैं, प्राइमरी तक, प्राइमरी सब स्टेशन से आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचे हैं, अभी तक ये वायर आपकी फीडर ही है। अब जब आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जो वायर आपकी मिली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने के बाद जब आप पहुंचाएंगे अपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की बात हो रही है, उस वायर को हम बोल दिए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप पहुंच गए, वहाँ से कंज्यूमर तक, जहाँ तक आपको भेजना है, जिस तक भेजना है, उसके बीच के वायर को हम बोलते हैं सर्विस मेन, ठीक है। तो कई तरीक़ों से इस चीज़ को डिफाइंड किया गया लेआउट के थ्रू, एक इस स्ट्रक्चर के थ्रू कि कैसे काम होता है। तो मेन चीज़ है फीडर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर और द सर्विस मेन। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करता है, ठीक है।
और इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। इसके बाद एक तरीका और बुकों में दिया रहता है, ये तरीका एक दिया रहता है, एक फर्स्ट वाला तरीका जो मैंने आपको बताया लेआउट के थ्रू, एक आपको इस तरीके का भी फंक्शन बुक में बना के दिया रहता है कि सर्विसमैन फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर में रिलेशन क्या है। अगर कोई आपसे पूछे सर्विसमैन फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर में रिलेशन, तो पूरा लेआउट ना बनाकर आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ दिया है। सब स्टेशन तो आपका हो गया, सब स्टेशन के बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी से सेकेंडरी तक की बात हुई। प्राइमरी से सेकेंडरी तक फीडर 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 और चारों तरफ फीडर आपके होंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद ये लाइन जो है, ये लाइन, ये वाली लाइन की बात हो रही है, ये जो अंदर की तरफ मैं खींच रही हूँ ये वाली लाइन, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक सर्विस में, मतलब कि ये इधर वाली लाइन जो है आपकी, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर, और ये वाली जो लाइन है, ये जो ऊपर एरो के सिंबल से है, वो आपकी सर्विस मेन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। ये क्या बताता है, ये आपका रिलेशनशिप बताता है, ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप, ये स्ट्रक्चर आपका रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मैन, तीनों के बीच का ये रिलेशनशिप बताता है। तीनों कौन कौन से, तीनों क्या है, बेसिकली वायर्स हैं। अब इन वायर्स का, ये जो वायर्स हैं, इनका हम, इन वायर्स को कब हम डिस्ट्रीब्यूटर, कब हम फीडर और कब हम सर्विस मैन बोलेंगे, ये तीनों चीज़ों को ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे थ्योरेटिकल लिख दिया गया है, यहाँ पे इसी चीज़ को थ्योरेटिकल लिख दिया गया कि फीडर क्या होता है। देखिए आप लिखा सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचा, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पहुँचाने वाले वायर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन तक पावर को पहुँचाने वाले वायर को या कंडक्टर को हम फीडर कहते हैं। फीडर में करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, बताया गया आपको, रहती है, क्योंकि वहाँ पर लोड या टैपिंग नहीं होती है, ठीक है, लोड नहीं लगाया जाता, या हम कहीं वायर के कोई लोड नहीं लगाते, या वायर को हम टैप नहीं करते, एक दूसरे वायर में कनेक्शन नहीं दे, कनेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ये बताई गई है, ठीक है, टैपिंग नहीं होती है, यहाँ पर वायर्स में होने वाला लॉसेस भी कम होता है, ठीक है। कहाँ पे, फीडर में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो लिखा है, ये चीज़ बताई जा रही है आपको, वह वायर है जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से कंज्यूमर के मध्य लगाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है। यहाँ पर करंट कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोड्स लगे होते हैं, बहुत ढेर सारे लोड्स लगे होने की वजह से यहाँ पे आपकी करंट कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी करंट क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोड लगे होते हैं। टैपिंग भी नहीं होती है। टैपिंग का मतलब आपसे ये हो गया कि हम उसी वायर से किसी दूसरे वायर को कनेक्ट कर दें, तो ये टैपिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अतः यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई क्यों नहीं किया जाएगा कंसीडर, हमने लोड लगाया है, करंट हमारे फ्लक्चुएट कर जा रही है, फिर लोड लगाने की वजह से हम क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप को तो यहाँ कंसीडर करा ही जाएगा, तो फीडर में नहीं किया जाएगा, वहाँ पर कोई लोड लगा ही नहीं, ना टैपिंग हो रही है ना लोड लगा हुआ है। ठीक, सर्विस मेन क्या होगा, सर्विस मेन आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक कंज्यूमर के बीच आने वाले वायर्स को हम सर्विस मेन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, क्या है क्या नहीं है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे क्लासिफाइड है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो कई तरीक़ों से क्लासिफाइड होता है। पहला जैसे हम आपको बता रहे हैं, पहले अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, कैसी हमारी करंट है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग द
शेप ऑफ कनेक्शन, ठीक है, और कनेक्शन के अकॉर्डिंग 3 तरीके से हम क्लासीफाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स को। पहला टाइप्स हो जाता है कि करंट हम कौन सी सप्लाई कर रहे हैं, एसी करंट अप्लाई कर रहे हैं या हम डीसी करंट सप्लाई कर रहे हैं। थर्ड आपका हो जाता है, सेकंड जो आपका हो जाता है कंस्ट्रक्शन हम कैसा दे रहे हैं, हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं या हम अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक। और थर्ड आपका हो जाता है कि जो हम कनेक्शन दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का वो कैसा है, रेडियल सिस्टम है, रिंग मेन सिस्टम है या इंटर कनेक्शन सिस्टम दे रहे हैं हम। तो इन तीनों को जब हम जब पूरा वायर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इन तीनों को ध्यान रखते हैं कि हमने किस करंट के लिए एप्लीकेशन लगाया हुआ है, मतलब किस करंट पे हमको काम करना है। जैसे हम एसी करंट की बात कर लें, अगर हमें एसी पे काम करना है तो हम एसी करंट को लेंगे, ठीक है। अब एसी करंट लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमको किस लाइन पे काम करना है। हम ओवरहेड लाइन, मतलब कि जो पोल्स वगैरह से जाती है उस पर काम करना चाहते हैं, या हम अंडरग्राउंड काम करना चाहते हैं, केबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड चीज़ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द, अब जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएगी तो फिर हम ये बात क्लियर करें कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पावर का, अब इसके लिए हम कौन सा कनेक्शन यूज़ करें, कौन सा हम कनेक्शन यूज़ करें। हम इसको रेडियल कनेक्शन दें, मतलब सीधी लाइन में भिजवा दें, या हम एक रिंग कनेक्शन तैयार करें इसके लिए, या हम रिंग और रेडियल दोनों को मिक्स करके कनेक्शन तैयार करें। तो इन तीनों चीज़ों को हमको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीनों पे ध्यान देना पड़ता है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कि एक एक करके हम सब चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ करंट। करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। जहाँ पे मेनली हम देख लेंगे कि हम सबसे अधिक एसी सिस्टम को इस्तेमाल करें, तो अल्टरनेटिंग करंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हमें कम रेट पे मिल जाती है डीसी की तुलना में। क्यों? क्योंकि डीसी हमारी कैसे डायरेक्ट करंट और बैटरी के थ्रू मिलती है, मतलब केमिकल के थ्रू हमको इसको जनरेट करना पड़ता है। डीसी करंट हमको के सोर्सेस हमारे पास ज़्यादा हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए आपके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया आपका, और आपका हो गया कोल पावर प्लांट्स हो गए, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स की बात हो रही है, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए आपके। तो ये सारे पावर प्लांट्स होंगे, थर्मल पावर प्लांट, ये सारे प्लांट्स हो गए आपके, जहाँ पे हम इजीली हमको क्या मिल जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमको सोर्स उसके ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो यूज़ होता है वो हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट यूज़ कर लेते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। और इसके बाद सेकेंडली जो हमें अपने इंडिया में जो यूज़ होता है वो स्टीम पावर प्लांट भी यूज़ होता है, ठीक है। तो दोनों में वर्किंग कैसे क्या बन रही है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको सीबीसी के बारे में बता रहे हैं कि हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, और ऑल ओवर यूनिवर्स में भी ज़्यादातर एसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मतलब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देख लेंगे। जैसे कि हम जो पोल से पोल ले जा रहे हैं, पोल से पोल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। अंडरग्राउंड की बात कर लेते हैं, जैसे कि बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होने की वजह से, आबादी होने की वजह से वहाँ पे हम तारों के ओवरहेड लाइंस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें ये होता है कि मान लीजिए अगर वायर गिर जाता है तो पब्लिक को क्षति होती, पब्लिक हमारी लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम वहाँ पर ओवरहेड लाइन का इस्तेमाल नहीं करते, अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, तो अब हम एक करके देखेंगे, ठीक। ठीक है, तो पहला जो हमारा था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द करंट, पहले हम करंट को ले रहे हैं, ठीक है। तो करंट के अनुसार हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है करंट के साथ, हम पहले डीसी करंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सोर्स फेडर फ्रॉम वन एंड टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो उसमें हम डायरेक्ट करंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझाई कि ये चीज़ लिखी हुई है, सिस्टम के थ्रू बताया गया है आपको। देखिए यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, बैटरी लगा दी है, ठीक है, एक तरफ, और बाकी जगह पे हमने लोड लगा रखा है, सर्किट के अंदर हमने लोड मोटर लगा रखा है, M1 M2 और M3 मोटर्स लगा रखे हैं, ठीक है। वायर से हमने कनेक्शन दे रखा है, ये आपका वायर से हमने यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, दिखा दे रहे हम आपको,
ये देखिए, ये वायर कनेक्शन आपका है, ये वायर कनेक्शन, वायर सारे को हमने वायर से कनेक्ट कर रखा है। और जो रेड कलर का सिंबल है वो आपका मोटर बता रहा है, M1 M2 M3 मोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये ब्लू कलर से यहाँ पे किया गया वो आपका सोर्स बैटरी लगी हुई है। कौन सी बैटरी लगी हुई है, इसका मतलब DC की बात हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर सिस्टम कैसे काम करेगा, हमने सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। तो हमने जब सिंगल सोर्स लिया वन फेटेड, मतलब कि एक तरफ से सोर्स अप्लाई किया गया, एक तरफ से। वन फेटेड कहने का मतलब कि वन एंड की तरफ से, किसी एक एंड की तरफ से हमने सिंगल वन सोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब इसमें करंट फ्लोरेंस होगा कैसे और कैसे काम करेगा, ये इसी को बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले जब इतनी चीज़ें हमने देख के रखी, लिखी उखी, मोटर्स वगैरह सब कुछ लगा दिया, वोल्ट करंट को भी सप्लाई होने लगी हमारी, तो हमने देखा कि ये जो हमारा वायर है, एक चीज़ में यहाँ पे देखना है आपको कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस R ओम पर किलोमीटर। हाँ, हम बता दें आपको क्या है। यही वायर जो आपका है, इस वायर की हम रेजिस्टेंस की बात कर ले तो उसको मान लिया गया है R मान लिया गया, पर्टिकुलर एक वायर की रेजिस्टेंस को हमने R मान लिया, ठीक है। अब इस R में अगर हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लेंथ का, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज R ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बीच जितना वायर लगा हुआ है उस वायर का हमने रेजिस्टेंस मान लिया है स्मॉल r है। ये मानना पड़ेगा, ये होता है एक वायर की हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इतना उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन आपके क्या बन रहे हैं, लूप बन रहे हैं, 3 लूप बन रहे हैं, ठीक है। और 2 आपको जंक्शन मिल रहा है, एक जंक्शन यहाँ मिल रहा है, एक जंक्शन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 2 जंक्शन मिल रहा है और 3 लूप मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई कर देंगे लूप फर्स्ट के लिए। लूप फर्स्ट के लिए हम KVL अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे करंट को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम देखिए कैसे करेंगे। तो लूप फर्स्ट के लिए हम KVL अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम फर्स्ट वाले की हम बात करते हुए चल रहे हैं, इस पे चलेंगे हम, ठीक है, इस पे हम चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, केवल के लिए, केवल के आप सब लोग जानते हैं कि प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए V प्लस में आपका जाएगा, ठीक है। फिर ये जो वायर है आपका, ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आपने मान रखा है R, स्मॉल r, इतना रेजिस्टेंस होगा। 1 मीटर के पर मीटर लेंथ के लिए होगा, तो उसकी लेंथ हम L1 मान लेंगे। अब हमको लूप रेजिस्टेंस मिल गया RL1, ठीक है, RL1 हमको लूप रेजिस्टेंस मिल गया, RL1 हमको क्या मिल गया, लूप रेजिस्टेंस मिल गया। अच्छा, यहाँ पे जो करंट फ्लोरेंस होगा वो क्या होगा, I, वो हम क्या मान लेंगे, I, ठीक है, माइनस। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे इस पोजीशन पे बढ़ेंगे, तो हम प्लस से माइनस तरफ जाना है, तो -V1, ठीक है। वही करंट फिर इसमें फ्लोरेंस हो रही है, क्या हो जा रही है, -IRL1, ठीक है, -IRL1। तो एक पहले लूप का आपका KVL लग गया पहले लूप पे, ठीक है। पहले लूप पे KVL लगा के आप निकाल लेंगे यहाँ से V - V1 = आपका निकल जाएगा I2RL1। ये आपका आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। कहाँ वोल्टेज ड्रॉप आप देख रहे हैं, यहाँ पे V हुआ, ये V1 होगा। अभी मैं आपको बताया था जब डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुँचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है। वो वोल्टेज ड्रॉप आपको दिख गया कि कितना मिल रहा है हमको, V - V1 I2RL1। वोल्टेज ड्रॉप हमको यहाँ इस जगह पे मिल गया। 2RL1 क्या है आपका, लूप रेजिस्टेंस है। आपको पहले बता दें RL आपका लूप रेजिस्टेंस है, ठीक। इसी तरह जब आपने एक का निकाल लिया, तो इसी तरह आप हर पॉइंट का निकालेंगे। मतलब कि अब आप किसका आपने निकाला था, आपने AB का निकाला था। AB का आपने कितना निकाला, यहाँ पे I क्या डिनोट कर रहा है, I हमको I1 + I2 + I3। देख लीजिए कैसे हम इस तरफ से चलना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस तरफ से चलना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस वाले की तरफ से। तो यहाँ पे करंट हमारी I1 है, यहाँ पे करंट हमारी I3 है, ठीक है। इस ब्रांच पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर I2 हुई, और इस ब्रांच पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर इस वाली ब्रांच पे I1 हुई। तो बीच वाला जो ये वायर है,
ये वायर पे कितनी करंट जाएगी। सबसे पहले जब हम I1 की बात करें तो यहाँ पे करंट I3 हुई, यहाँ पे करंट कितनी हुई, I3 हुई, यहाँ पे करंट I2 हुई। तो यहाँ से यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की, तो हमारे पास करंट कितनी जा रही है, I3 ही जा रही है ना, अभी तक तो I3 ही जा रही है। इस पॉइंट पे I2 हुई और इस वायर पे जब जाएगी तो I3 प्लस I2 जाएगी, और इस वायर पे क्या जाएगी, I3 प्लस I2 प्लस I1 ये जाएगी। ठीक है, तो हमने जो बात की आपसे, हमने जो आपको बताया कि हमको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, क्योंकि हमको वोल्टेज ड्रॉप का ही पता करना है कि उस डीसी करंट अप्लाई करने पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा डिस्ट्रीब्यूशन वायर में, वही हमको पता करना है। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप देख लिया, तो VA माइनस VB हमको क्या मिला, I1 जो यहाँ की करंट है I1 गुणे 2RL1 जो यहाँ पे आपका क्या है, लूप रेजिस्टेंस, वो मिल गया आपको। इसी तरह आप B और C पे पहुँच जाएंगे, सेम फार्मूला को अप्लाई कर देना है B माइनस C पे। यहाँ पे करंट कितनी है, I2 प्लस I3, और लूप रेजिस्टेंस कितना है 2RL2। ठीक है, और या इसके बाद आप C और D पे चले जाएंगे। C और D पे जब जाएंगे तो हो जाएगी करंट यहाँ पे I3, और हमको वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, मतलब कि हमको वो रेजिस्टेंस, लूप रेजिस्टेंस मिलेगा 2RL3। तो ये आपने निकाल लिया वोल्टेज ड्रॉप DC के अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन वायर में कितना होता है, जो हमको निकालना था। हमने अभी आपको बताया कि हमारा 3 तरीके से ही वोल्टेज 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करते हैं। तो हमने ड्रॉप पता कर लिया कि DC के थ्रू हमने ये कितना निकालना, कितना होता है, किसी वायर के बीच कितना ड्रॉप होता है। तो ये आपको मिला यहाँ पे अभी DC करंट का, DC करंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, अभी आपको वो बात मिली है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन वायर जब हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है करंट, तो एक वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ देखेंगे कि आपका वोल्टेज जो है, वोल्टेज है जहाँ से हमको वोल्टेज सप्लाई हो रही, वहाँ से जो मोटर सबसे दूर है, ठीक है, सबसे दूर है, जो मोटर सबसे दूर है, यहाँ पे देखिए DC की बात कर रहे हैं हम आपको, सिंगल सोर्स एक तरफ से अप्लाई हो रहा है, जहाँ से वोल्टेज आपका अप्लाई हो रहा है और जो कनेक्शन आपका सबसे दूर है, वहाँ पे आपको करंट क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। अगर आप ध्यान देंगे इक्वेशंस पे, तो वहाँ पे करंट आपको मिनिमम मिल रही है, मिनिमम करंट आपको उस जगह पे मिल रही है। ठीक है, करंट आपकी मिनिमम वहाँ पे मिल रही है आपको। तो हमें तो करंट मिनिमम चाहिए नहीं, हमें तो करंट ऐसा चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। मिनिमम करंट लेके हम क्या करेंगे, हमारा अप्लायंसेस काम ही ना करे तो हम क्या करेंगे। तो ये एक डिफ़ॉल्टिंग निकल गई, डिफ़ॉल्टिंग हो गई कि अगर DC सिस्टम अप्लाइन हम दे रहे हैं, सिंगल फेडेड सोर्स दे रहे हैं, मतलब कि एक ही तरफ हम वोल्टेज का एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एक ही तरफ से हम सप्लाई भेज रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका लोड होगा, और वो जितना अधिक दूर होगा, कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन लूप से जितना अधिक दूर होगा, उसके पास करंट उतना ही कम होगी, करंट वहाँ पे उतनी ही कम हो गई। और आप चाहते करंट कम तो पोटेंशियल कम वहाँ का। ठीक, तो यहाँ पे तो एक ये डिफ़ॉल्टिंग मिल गई। हम जब हम DC सोर्स अप्लाई करते हैं और सिंगल सोर्स लगाते हैं एक ही तरफ, तो एक डिफ़ॉल्ट मिला हमको। ठीक है, तो इस डिफ़ॉल्टिंग को अभी दूर किया जाएगा, पता चलेगा कैसे दूर होगा ये। और उसके बाद ये हम समझ गए कि DC सिस्टम में हमको बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जब हम लोड को काफ़ी दूर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। डिस्ट्रीब्यूट स्टेशन जो हमारा है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं वोल्टेज का, जहाँ से आप भेज रहे हैं वोल्टेज को अप्लायंस तक, वहाँ से अगर कोई अप्लायंस बहुत दूर है तो वहाँ पे हमको करंट बहुत कम मिलेगी, वोल्टेज भी हमको वहाँ का कम मिलेगा। तो एक डिफ़ॉल्टिंग यहाँ पे DC में देख ली गई, वन फेडर सिस्टम जब था तब। ठीक है, अब हम बात करेंगे AC की, कि AC में क्या हुआ। अब इसका जो डिसएडवांटेज है ये, मतलब कि इसको कैसे दूर करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे DC में क्या हुआ। अरे DC में देख लीजिए, अब देखेंगे AC में क्या हुआ। तो अब AC में जब आप बात करेंगे, तो AC आते ही आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, कि जैसे AC हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसका मतलब फेस का चेंजेस होना है। फेस का चेंजेस की बात आ गई। ठीक है, फेस का चेंजेस हमको DC में भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ पे हमको ध्यान देना। उसके बाद अब आप आएंगे तो पावर फैक्टर की बात आ जाएगी। DC के अंदर पावर फैक्टर का एक टर्म उठ जाएगा, आपकी पावर फैक्टर हमको क्या मिलेगा,
ठीक है, कि पावर वहाँ पे कितनी कितनी जाएंगी। दो चीज़ की बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। फेस एंगल की अगर बात करें, फेस एंगल का भी एक बात यहाँ पे शो हो गया। तो 3-4 चीज़ें हमको एसी में इंटर करते ही मिलने लगेगी। एसी करंट का हम अप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2-3 चीज़ें हमको एक्स्ट्रा मिलेंगी। क्या, एक एंगल के मिलेगा, फेस डिफरेंस एक हमको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर कितना बन रहा है, कितना पावर फैक्टर है वहाँ का। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या देखने का, पावर फैक्टर देखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर आपको इसे ही पे फेस एंगल देखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 केसेस बन गए हमारे पास। कितने केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए। पहला केसेस जब हम पोटेंशियल, केस 1 क्या होगा, इफ़ द पोटेंशियल एट डी इज़ गिवन। क्या केस होगा, अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा जो पॉइंट डी है वहाँ का पोटेंशियल हमको पता चल जाए। पहला केस ये बन जाएगा कि अगर हमको वहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो हम कुछ काम कर सकते हैं। और दूसरी केस क्या बनेगी, पहले केसेस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि अगर आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन ना हो तब क्या होगा। 2 केसेस आपके बन जाएंगे। तो देखना है, एकदम सिंपल है, एडीसी की तरह ही एसी भी काम करेगा मगर थोड़ा सा बस चेंज होगा। अच्छा, ये चीज़ जो होगा, हमको पोटेंशियल गिवन होगा तो हमको अब 3 तरीके के पावर फैक्टर भी मिलेंगे। यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, लीडिंग और लैगिंग, ठीक है, यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग, 3 पावर फैक्टर हमको मिल गए। 3 पावर फैक्टर काम कैसे करेंगे बस हमको वही देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस पोटेंशियल का, डी पॉइंट का पोटेंशियल जो है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल दिया हुआ है वी डी इसका पोटेंशियल दिया है और इसका फेज एंगल जो है आपका वो 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, फेज एंगल 0 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया करंट और वोल्टेज हमारी दोनों ही सेम फेज पे चल रही है, उनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि एंगल हमारा 0 हो रहा है, इसका मतलब दोनों पैरेलल ही चल रही हैं, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम जो पावर फैक्टर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जब आप फेज एंगल नहीं पाए तो आप जब फेज एंगल ही नहीं पाएंगे, हमने फेज एंगल मान लिया ना कि हमने मान लिया 0 है वहाँ का फेज एंगल, तो इसका मतलब वहाँ पे हम पावर फैक्टर कितना पाएंगे, 1 पा जाएंगे, क्योंकि कॉस वहाँ पे हम पावर फैक्टर कितना पा जाएंगे, 1 पा जाएंगे। एक कॉस 0 इसको टू 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वेशन बनी है, सेम इक्वेशन बनाना है, कुछ नहीं करना हमको। जब हम वी डी की बात कर रहे हैं, वी डी की, तो वहाँ पे हमको क्या मिल गया, वी डी और कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बन गया। एज्यूम ये हम कर लिए हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट सी पे पहुँच गए। पॉइंट सी पे हमको क्या मिलेगा, पॉइंट सी पे हम वोल्टेज वही इक्वेशन लगाएंगे, केवीएल वाला, हाँ ठीक है, केवीएल वाला इक्वेशन हम लगा लेंगे। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम इसको चीज़ को बंद कर दें, इस लूप को हम बंद मान लें, इसको हम क्लोज मान लें अगर इस पॉइंट पे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वी सी। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वी सी हमको क्या मिलेगा, वी डी, ये पोटेंशियल तो मिल ही जाएगा, प्लस करंट I1, करंट क्या हो गई आपकी I3, एंगल क्या हो गया आपका, एंगल आपका कहाँ चला गया, एंगल आपका कहाँ चला गया, एंगल आपका हो गया V0 जो यहाँ का एंगल था V0, ठीक है। Z3 एंगल थीटा 3, Z3 एंगल थीटा 3, ये वाला जेड क्या हो गया, इम्पिडेंस, थीटा आपका क्या हो गया वहाँ पे, कॉस एंगल, ठीक है। वो आपको वहाँ पे क्या हो गया, फेज डिफरेंस की बात हुई जो कि थीटा मान लिया गया है। और यहाँ पे पावर फैक्टर कितना माना गया, यूनिटी 1 माना गया, ठीक। तो ये आपका केवीएल लग गया, ये आपका क्या है, क्या केवीएल लग गया। इसी तरह आप हर पॉइंट पे केवीएल लगा लेंगे, ठीक है। बी पे और ए पे भी इसी तरह सेम फंक्शन लगाएंगे, जो हमने डीसी में लगाया वही हमने एसी में अप्लाई कर दिया, ठीक। यहाँ पे एक आपको, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये मिल गई। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है यहाँ पे, तो वी ए, वी बी और वी सी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमको मिल गई। अब हम
क्या देखेंगे, केस 2 देखेंगे। हम केस 2 में हमने ये मान लिया है कि हमको वी डी की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तब क्या मान लेंगे हम, तो हम ये मान लेंगे, आपका ये एज्यूम कर लेंगे, कंसीडर कर लिया जाएगा कि हमारा डेल्टा की वैल्यू, वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम मान लेंगे क्या होगी, इक्वल होगी तीनों के लिए। तीनों के लिए हमने किसको इक्वल मान लिया है, तीनों के लिए हमने मान लिया है पावर फैक्टर को इक्वल, पावर फैक्टर को हमने तीनों के लिए इक्वल मान लिया है। मगर हमने किस चीज़ को इक्वल नहीं माना, फेज डिफरेंस को इक्वल नहीं माना। cos 5 हमने इक्वल माना है, मगर हमने फेज डिफरेंस थीटा की वैल्यू को हमने इक्वल नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या आपको मिल जाएगी, I3 I2 और I1, ये करंट हमको मिल जाएगी। तो तीनों कैसे हमको मिलेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम फेज एंगल को 0 ले लेंगे, एक बार हम फेज एंगल को इंक्रीज़ में ले लेंगे और एक बार फेज एंगल को हम डिक्रीज़ में ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब वोल्टेज ड्रॉप जो आप देख रहे हैं, जो वहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आप सर्किट का अगर देखेंगे, टोटल वोल्टेज ड्रॉप, तो VA माइनस VD ये टोटल ड्रॉप निकलेगा। ये क्या निकला, इसमें करंट आपके देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 Z1 थीटा 1 प्लस I2 प्लस I3 Z2 थीटा 2 प्लस I2 Z3 थीटा 3 ये हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको करंट मिलेगी ड्रॉप के दौरान हमको ये करंट मिलेगी, ये करंट मिलेगी AC की DC की तरह ही है। मगर यहाँ पे क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, पावर फैक्टर मिल रहा है, cos 5 हमको यहाँ पे मिल रहा है किस एंगल से, थीटा 3 से, थीटा 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। तो हमको करंट क्या मिल जाती है, मैक्सिमम, या आप कह दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चारों दिशाओं में बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये आपका था AC और DC के टर्म के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके अकॉर्डिंग था यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, हमको टोपोलॉजी देखते हैं। टोपोलॉजी का मतलब हो गया कैसे हम, अब हम क्या कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कनेक्शन हमारा कैसे जा रहा है, ये तो आपने पहला देख लिया। पहला आपने क्या देखा, पहला आपने देखा करंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वायर जो है उस पर करंट कितनी जाएगी या वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये आपने देख लिया। अब आप देख रहे हैं कि टोपोलॉजी मतलब ये कनेक्शन कैसा देना है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बना है आपका, ये कनेक्शन जो आपका बना हुआ है, ये कनेक्शन जो आपका बना, ये है इंटर कनेक्शन। ठीक है, इंटर कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि रिंग मैन और रेडियल कनेक्शन दोनों ही मर्ज करके बना है, दोनों ही मर्ज करके यहाँ पे बना हुआ है, दोनों ही मर्ज करके बना है। अब हम इस चीज़ का क्या देखेंगे, इस चीज़ का हम देखेंगे अलग अलग, इस चीज़ को पहले हम अलग अलग समझेंगे, फिर हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, इसको पहले अलग अलग समझ जाएंगे और उसके बाद हम इसको एक साथ समझेंगे, एक साथ हम इसको समझेंगे कैसे इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले अलग अलग इसको देख लेते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स वर्जन 2 इंड होगा, मतलब कि इधर से भी हम सोर्स लगा दें एक, तो इस तरफ से भी एक हम सप्लाई देते हैं और इस तरफ से भी एक सप्लाई देते हैं, दोनों तरफ सप्लाई दे दें। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा डीसी सिस्टम होता है उसको हम वन फेडेड सिस्टम देखते हैं। तो जहाँ से हम सोर्स अप्लाई देते हैं वहाँ से जहाँ जिसको हम दे रहे हैं, अगर वो अप्लाइंस हमारा उस डिस्ट्रीब्यूशन जगह से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे हमको करंट और वोल्टेज दोनों ही मिनिमम मिलती है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि दोनों तरफ से हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज का अप्लीकेशन दे देते हैं, वोल्टेज दोनों तरफ से सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोर्स में उतना है नहीं, तो जानकारी के लिए आपको बता दिए थे। ठीक है, अब हम कनेक्शन की बात कर रहे थे, कनेक्शन की हम बात करें, टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिंपल तरीके से आप सोच लीजिए कि ऐसा सोचने जैसे नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क मान लीजिए कि एक रेल है। ठीक है, एक रेल का डिब्बा है और एक ट्रेन है, उसमें अलग अलग बोगीज़ हैं, तो हर एक दूसरे से कनेक्ट होती है, हर एक बोगी दूसरे से कनेक्ट। अगर हम एक बीच की बोगी को निकाल देते हैं तो कनेक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा। आगे की बोगी कनेक्ट नहीं हो पाएगी, उससे कनेक्शन होगा, रेल में हो जाएगा, मगर अगर आप यहाँ की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें ऐसा ही होता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्टेशन है जहाँ से आपकी सप्लाई होनी है। ठीक है,
रेडियल कनेक्शन दिया गया है इसको, मतलब कि हम एक सिंगल वायर के थ्रू कनेक्शन दे रहे हैं इसको, और इसके बीच में हमने लोड लगा दिया। एक वायर सिंगल जा रहा है, बीच में कितना भी लोड लगा दीजिए, आपने लोड लगा दिया, ठीक है, लोड लगा दिया है आपने, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये होगा, अगर ये वायर बीच से ख़राब हो गई, मान लीजिए इस जगह से वायर ख़राब हो गई, तो आगे जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ये आगे की तरफ, ये सारे ही ठप पड़ जाएंगे, ये सब काम नहीं करेंगे, ठीक है, सब के सब रुक जाएंगे। तो ये एक इस सिस्टम में बहुत बड़ा डिफ़ॉल्टिंग है कि अगर वायर में कोई भी खराबी होती है तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाता है। हाँ, और ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि रेडियल सिस्टम में जितना हम दूर जाते हैं हमारे पास वोल्टेज उतनी मिनिमम होने लगती है। तो और मैक्सिमम वोल्टेज हमारी कहाँ रहेगी, पास में रहेगी, सिस्टम के एकदम पास जो भी जिसका भी घर होगा उसको सबसे अधिक वोल्टेज मिलेगा, और सिस्टम के एकदम लास्ट में सबसे कम वोल्टेज मिलेगी। ये वन फेडेड सिस्टम की वजह से हो रहा है काम। वन फेडेड सिस्टम का अगर है आपका तो इस तरह से हो रहा है, अगर हम इसके दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो रेडियल कनेक्शन की बात हम कर ले रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, इस सिस्टम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कंज्यूमर पास में होता है, और इस सिस्टम में सिस्टम की एक तरफ पावर लोड होता है, एक ही तरफ होता है, ठीक है, ठीक है। अतः इस सिस्टम में जो ड्रॉबैक होती है वह यह है कि इसमें एक सप्लाई ख़राब होने पर पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है, परंतु इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। अभी हम आपको बता दे रहे हैं ट्रांसमिशन लॉसेस कम कैसे होंगे, ये हम आपको बता देंगे। अगर सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये है स्टेशन है, उसके एक ही तरफ से सप्लाई दी हुई है, तो हमारा ये मिनिमम वोल्टेज हमको लास्ट वाले हाउस जो होगा उस पर मिलेगा। बीच में से वायर कहीं भी कट होता है, पूरी की पूरा सिस्टम आगे वाला ठप हो जाएगा, तो ये सब डिसएडवांटेज है। ट्रांसमिशन लॉस कम क्यों मिलेगा भाई, देख लीजिए, ट्रांसमिशन लॉस कम क्यों मिलेगा, हमारा एक ही वायर ये जा रहा है, ठीक है, एक ही वायर ये जा रहा है, एक ही वायर ये जा रहा है, ठीक है। एक ही वायर जब हमारा जा रहा है यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है एक ही वायर, तो उस वायर जितना अधिक मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो जो ट्रांसमिशन लॉस यहाँ से यहाँ तक होगा वो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं तो ट्रांसमिशन लॉस फर्स्ट में आपको कम मिलेगा, सेकंड में फिर थोड़ा सा कम मिलेगा, थर्ड में भी। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पास डिस्टेंस इसका बहुत कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये रेडियल सिस्टम आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम होता है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, खासियत ये है कि कहीं से भी आप फीडर को, मतलब कि वायर को कट कर दीजिए, सिस्टम नहीं रुकता है, अपना काम करता रहता है, उस पर्टिकुलर एरिया का चीज़ें रुकेंगी और अगल बगल की नहीं रुकेंगी, ठीक है। तो ये खासियत है, मगर इसमें ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या होता है, डिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस एक दूसरे के बीच होता है, इस वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस ज़्यादा इसके बीच देखे जाते हैं। ट्रांसमिशन लॉस से मतलब क्या है आपका, कोरोना लॉस, हीट लॉस, ये सारे लॉसेस जो होते हैं, ये सारे लॉसेस जो आपके होंगे, कोरोना लॉस हो गया, हीट लॉस हो गया आपका, स्किन इफेक्ट की वजह से जो लॉस होगा आपको, वो सारी लॉसेस जो होंगे वो आपके आ जाते हैं ट्रांसमिशन लॉस के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिकल लॉस, ये भी आपका ट्रांसमिशन लॉस में ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक। ठीक, अब हम आगे चलते हैं इसके आगे। तो अब हमको यहाँ पे चीज़ को आपको बता दे रहे हैं, बता ही दिए हैं पर दिखा भी दे रहे हैं। और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, डीसी के लिए दिखाया गया है। रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू डीसी करंट, डीसी करंट के लिए रिंग मैन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज हमें कैसे मिलेगी, वोल्टेज ड्रॉप ही हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और ये आपका सिस्टम है, ठीक है। बताते रहे एक बार आपको फिर से, लिखा है सिस्टम में एक लूप बनता है जिसमें सारे लोड कनेक्टेड होते हैं। एक लूप बन गया, सारे लूप, ये सब स्टेशन इधर से भी है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ये लगा हुआ है, सब स्टेशन, एक ये सब स्टेशन हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर है। ये आपका फीडर हो गया, कनेक्शन जो प्रोवाइड करा रहा है, फीडर हो गया, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक हो गया फीडर, ठीक। इसके बाद आपका क्या हो गया, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे
क्योंकि देखिए यहाँ पे लूप बनता है जिससे सारे लोड कनेक्टेड होते हैं। अब हम ये अगर इसको हम कनेक्शन हटा दें, इसका हम कनेक्शन हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो इधर से भी तो सप्लाई आ रही है, इधर से भी तो सप्लाई आ रही है, ये कनेक्ट कर देगा इसको। तो इस सिस्टम में क्या होता है जो है, इस सिस्टम का खासियत क्या है कि इससे कोई भी आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री इस जगह पे है, ठीक है, फैक्ट्री इधर से भी इसको सोर्स मिल रहा है और इधर से भी इसको सोर्स, ये सिस्टम मान लीजिए इधर वाला वायर हमारा ख़राब हो गया, तो इस वाले वायर की तरफ से तो हमको कनेक्शन मिलेगा ना, तो ये रुकेगी नहीं, काम करती रहेगी, यही खासियत है इसकी। मगर इसमें थोड़ा ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा मिल जाता है हमको, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इनके बीच होता है, इस वजह से यूनिफॉर्मली वोल्टेज ड्रॉप होता है। सबको पता है कि रिंग मैन है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका। रिलेबल होती है, मतलब कि काफ़ी अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस चीज़ के बारे में, तो करंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है आपका, अब एक दो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ये सारे फंक्शंस आपके ख़त्म हो गए, मतलब कि यहाँ तक बता दिया गया। कनेक्शन का 3 ही था, एसी सिस्टम, डीसी सिस्टम था, फिर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग था आपका, और ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन के। तो ओवरहेड लो चाहे अंडरग्राउंड लाइन लो, फिलहाल जो आपको मैंने बताया है करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए था, अंडरग्राउंड के लिए नहीं बताया। ओवरहेड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ओवरहेड के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स हैं कि यहाँ पे कि कैसे आपका काम करेगा कोई चीज़। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं थोड़ा कैसे लगाना हमको। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक विद्युत तार वितरक ए बी 40 मीटर लंबा है, मतलब कि ये फुल 400 मीटर लंबा है, मतलब कि फुल लेंथ जो आपकी है इस ए जगह से बी जगह तक की, ए से बी तक की बात हो रही है। तो ये एक द्वितार वितरक लिखा हुआ, मतलब कि एक वायर की बात हो रही है, जो क्या है आपका, इसकी लेंथ कितनी दी है, 400 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसमें ए पर प्रेषित किया गया है। ठीक है, ए पे हम क्या करें, ए पे हम लगाए हुए हैं वोल्टेज सोर्स, ए पे हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया है और प्रेषित किया गया है एक 50 एम्पियर वैद्युत भार ए से 100 मीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, 50 एम्पियर का कोई वोल्टेज वो है आपका लोड लगा हुआ है, कोई 50 एम्पियर का यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जो कितनी ए से कितनी दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे है ए से। फिर सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है, सेकंड बोला दूसरा विद्युत भार जो है आपका ए से 300 मीटर, ए से 300 मीटर की दूरी, मतलब 100 तो यहाँ कवर हो गया, 200 और चल देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 एम्पियर का लोड वहाँ पे लगा हुआ है। थर्ड वाला भी क्या है आपका, थर्ड वाला आपका क्या है, लगा हुआ है 3 मीटर की लगता था। एक और भार 150 एम्पियर का बिंदु बी पर है, बिंदु बी पर है। ठीक है, बिंदु बी पर है, कितना है, 150 एम्पियर का है। ठीक है, और कितना है, टोटल हमको 400 दिया, तो मतलब यहाँ 300, ये 100 मीटर की दूरी पे। हम किससे बात कर लें, हम सी से बात कर लें अगर बी की, तो सी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है। वहाँ पे लोड कितना लगा हुआ है, 150 एम्पियर का लोड लगा हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में हमको आ गया। तो हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे बोला कि एक तार का प्रतिरोध, मतलब कि सिंगल तार, हम इसकी बात करें तो इसका प्रतिरोध बोल रहा है 0.04 ओम मिलीमीटर है। ठीक है, अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने की गणना करें, मतलब कि हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ए से बी के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा हमको वो निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं वो देखते हैं। आपको फॉर्मूला में पता है 2RL1, यही फार्मूला होता था ना, यही फार्मूला हमारा होता था 2RL1 का। तो कंडक्टर आपका होगा, बोला है द्वितारक, मतलब कि 2 कंडक्टर का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमारा क्या है, एक वायर को कनेक्ट करने के लिए 2 कंडक्टर से पोल्स पे रखेंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा ही, रेजिस्टेंस हमको 0.4 दे दिया है। ठीक है, 0.4 हो गया। ठीक, 0.4 देखिए, जिसको निकालने की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ लेंगे तो 2 × 0.04 मिली एम्पियर है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से हम डिवीज़न दे देंगे इसको। ठीक है, चेंज कर लिया क्या,
ठीक है, हमको मिल गया ओम पर मीटर। ओम पर मीटर में हमको ये चीज़ मिल गई, रेजिस्टेंस हमको पता चल गया। अब हम खंड AC का प्रतिरोध निकालेंगे। खंड AC का प्रतिरोध कैसे हम निकालेंगे, हमको क्या पता है, हम प्रतिरोध मतलब कि लूप रेजिस्टेंस की बात करें। लूप रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, RL1 ये होता है ना लूप रेजिस्टेंस, यही बताया गया है आपको लूप रेजिस्टेंस। तो हम लूप रेजिस्टेंस की बात करें तो हमको RAC की बात करें। हम किसकी बात करें, RAC की। पेज को पीछे करके देख लेते हैं RAC कौन सा है। RAC मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस जगह की हम बात कर रहे हैं RAC की। ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस हमको क्या मिलेगा हमको 0.008 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या मिलेगा हमको, ये देखिए यहाँ पे मिला हमको। हम सीधे सिंगल फार्मूले पे रख देंगे, RL1 वाले फार्मूले पे हमको R मिल चुका है 0.08 इंटू L1 कितना आपका 100। तो ये आपका इतना ओम निकल के चला आएगा AC का। फिर हम CD का निकाल लेंगे तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, CD का निकल आएगा। फिर हम DB का निकाल लेंगे और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको DB का निकल आएगा। ठीक है, हमको DB का टोटल करंट कितनी बह रही है, टोटल इसके अंदर करंट कितनी जाएगी, अगर हम बात करें टोटल करंट की तो पहला AC में हमारा क्या होगा, AC पे बहने वाली करंट क्या होगी, हम उल्टे तरफ से हम राइट हैंड की तरफ से लेंगे, जिधर हमारा लोड नहीं लगा हम उस तरफ से कंसीडर करेंगे। तो 150 एम्पियर का एक लोड लगा है, एक 100 एम्पियर का लोड लगा है। देख लीजिए यहाँ पे देखना है। हाँ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमको AC खंड में वो कितनी करंट जाएगी, हम कंसिडर करेंगे अपनी राइट हैंड से, मतलब कि जो सिस्टम है हमारा उसका जो राइट साइड होगा वहाँ से हम करंट को कंसिडर करेंगे। 150 एम्पियर का एक करंट लग गया, वो लोड लगा है, एक 100 का लगा 50 का। तो मतलब हमारी AC में पहुँचने वाली करंट कितनी होगी, I3 + I2 + I1। ठीक है, तो हमको 300 एम्पियर की करंट वहाँ मिल जाएगी। इसी में हम CD पे आएंगे, CD पे हमको क्या मिलेगा, कंसिडर हम कहाँ करेंगे 100 की करंट और प्लस 150 की करंट। ठीक है, 250 मिल गई। और इसी तरह हम DB पे जब जाएंगे तो वहाँ पे हमको 150 एम्पियर की करंट जो लगा हुआ है लोड हमारा वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC का वोल्ट मतलब कि AC का हम वोल्टेज निकालेंगे। AC का A से C का वोल्टेज निकालेंगे। एक बार दिखा दे रहे हैं कहाँ पे है ये। सबसे पहले हम AC का वोल्टेज निकालेंगे। AC का ये जगह है आपकी A और ये AC का वोल्टेज हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमको एक जगह का रेजिस्टेंस भी पता है, इस जगह का करंट भी पता है हमको। ठीक है, दोनों चीज़ हमको पता चल गई है, देख लेंगे दोनों चीज़ हमको यहाँ पे पता चल गई। तो हम क्या निकलेंगे, खंड AC में वोल्टेज VAC क्या होगा, ICA इंटू RAC। ठीक है, रेजिस्टेंस हमको 0.08 और करंट कितनी मिली थी 300। तो हमको यहाँ की वोल्टेज पता चल गई। CD की भी वोल्टेज कैसे निकालेंगे, VDC = क्या निकलेगी आपकी, जो आपका रेजिस्टेंस निकलेगा प्लस जो करंट निकलेगा। ठीक है, 250। ठीक है, DB की वोल्टेज तक को भी हम इसी तरह निकाल देंगे। सबका हम करंट और रेजिस्टेंस सबका निकाल दिए तो हम सीधे ओम्स लॉ है हमारा, हम सीधा अप्लाई करके लगा देंगे, उसी का एप्लीकेशन लगा दिया है। तो लगा के यहाँ पे वोल्टेज निकाल दिया। अधिकतम वोल्टेज पूछा, मतलब कि हमको वोल्टेज ड्रॉप पता करना है। कहाँ से पता करना था हमको, A पॉइंट से B पॉइंट तक का। A से B तक का वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना आएगा, कितना आ जाएगा, पहले का वोल्टेज, दूसरे का वोल्टेज और तीसरे का वोल्टेज। ठीक है, तीनों को यहाँ लिख दीजिए, तीनों की वैल्यू जितनी है ये लिख दीजिए, टोटल जोड़ लीजिए, आपको वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा। इस जगह से इस तरह का कितना टोटल वोल्टेज होगा वो आपका निकल आएगा, 7.6 वोल्ट आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का न्यूमेरिकल होता है, अगर वो क्या है 2 कंडक्टर है, 2 लाइन फेज है, 2 वायर का न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से हम वोल्टेज ड्रॉप को वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हमको वहाँ पे निकालने को मिलता है, देखने को वहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे न्यूमेरिकल को देखा जाए। दूसरा सेम तरीके से ये भी लगाना है, सेम ही है, सेम तरीके से लगाना है, इनको भी है, सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा अब हम किस पे आ गए, अब हम आ गए यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप्स हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंडोर सब स्टेशंस
पे कितनी करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, आउटडोर पे कितनी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, कनेक्शन का क्या काम है, सारी चीज़ें आपको बता दी। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड केबल्स। नया टॉपिक है आपके लिए, अंडरग्राउंड केबल्स। अरे अभी हमने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से मतलब कि 3 तरीका है, और उसमें एक आपका होता है कि हम ओवरहेड लाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या अंडरग्राउंड के लिए। तो अब हम अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अंडरग्राउंड का अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पे यूज़ होने वाला जो हमारा वायर की जगह पर वहाँ पे हम केबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वायर से जहाँ पे हम वहाँ पे केबल्स यूज़ करते हैं। तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड केबल्स होती क्या है, क्या होती है, हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड केबल्स हमारी क्या होती हैं। अंडरग्राउंड केबल्स हमारी क्या होती हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंडरग्राउंड केबल्स की हम बात कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड केबल्स हमारे क्या होते हैं, इस बारे में हमको जानकारी चाहिए, हमको पढ़ना है इस बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या होती है अंडरग्राउंड केबल। जैसे कि आप वायर्स देखते हैं जो हमारे ओवरहेड लाइन्स पे लगे हैं, वो वायर्स लगे होते हैं ओवरहेड लाइन में। अंडरग्राउंड केबल में भी वही वायर्स होते हैं, मगर थोड़ा सा कुछ अलग, कुछ कंस्ट्रक्शन अलग और कुछ चीज़ें अलग। जैसे ओवरहेड लाइन है तो वहाँ पे आप चीज़ों को जाके तुरंत तो पकड़ नहीं सकते, तुरंत छू नहीं सकते, इसलिए उनको सेफ उतना नहीं करते। अंडरग्राउंड में तो अर्थिंग हो जाएगी, अगर हम केबल को वायर्स को खाली छोड़ दें, उसको हम कोई इंसुलेशन ना प्रोवाइड करें, तो अर्थिंग हो जाएगी, पूरी करंट आने लगेगी। ठीक है, तो अब बात है कि क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ है। तो लिखा हुआ है सभी विद्युत चालकों को प्रायः केबल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ है अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम के लाभ और हानियाँ। जितने भी आपके क्या होंगे, क्या करेगा, जो हमारे वायर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इंसुलेशन प्रोवाइड करे, वो सारी चीज़ें हमको हमारे क्या हो जाएंगी, वायर्स की बात हो रही, वायर्स को करना है, हम किसी और चीज़ को नहीं कर रहे हैं, हम वायर्स को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस सारी चीज़ों को हम केबल्स बोलेंगे, ठीक। अब क्या है लाभ और हानियाँ, थोड़ा देख लेते हैं कि लाभ और हानियाँ क्या होती हैं इसके बीच। क्या लाभ है और क्या हानि है, ये हम चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे हम आपको पहले बताया था, फर्स्ट हम चीज़ देख लेते हैं, फर्स्ट के बारे में पहले देखते हैं। लाभ जो पहला है, इसमें लिखा हुआ है इसमें क्रॉस आर्म्स आदि का उपयोग नहीं किया होता है, अतः यह ओवरहेड लाइन सप्लाई सिस्टम की अपेक्षा सरल होती है। ओवरहेड लाइन सप्लाई की अपेक्षा ये सरल होती है। कैसे भाई, देखिए आपको ट्रांसमिशन में ही पहले ही बताया हुआ है, रिपीट भी कराया गया है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, उनके लिए हम सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हवा में तो वायर्स लटक नहीं सकते, तो सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। तो जो हम सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सपोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, टावर्स या पोल्स दो ही होते हैं। अब ये जो पोल्स और जो टावर्स हैं, तो कब हम पोल्स और कब हम टावर इस्तेमाल करते हैं, ये भी बताया गया है कि भाई जब पोल्स का इस्तेमाल हम लो वोल्टेज के लिए करते हैं और टावर का इस्तेमाल हम हाई वोल्टेज के लिए करते हैं। टावर में लैटिस स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं, पोल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, जबकि टावर में यूनिफॉर्मली कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई ओवरहेड लाइंस में होती है, ठीक है। मगर केबल में तो, केबल और अंडरग्राउंड की बात की जा रही, तो वहाँ पे तो पोल्स की ज़रूरत ही नहीं है हमको, और सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, हम मेन जगह से सप्लाई लाएंगे और अंडरग्राउंडली हम उसको करते हुए चले जाएंगे, ठीक। तो पहला तो ये बात हो गया। दूसरा लिखा है इसमें कोरोना प्रभाव नहीं होता, अतः वोल्टेज
वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। अब ये भी देख लेते हैं क्या है भाई। सेकंड को हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। बोल रहा है कि इसमें कोरोना प्रभाव नहीं होता, कोरोना लॉस की बात बोल रहा है। कोरोना लॉस कहाँ होता है? कोरोना लॉस हाई वोल्टेज पे होता है। हाई वोल्टेज लाइंस जब एयर ड्रॉप करती हैं, एयर ब्रेकडाउन करती हैं, कौन करेगा? कंडक्टर्स, क्योंकि उन्हीं के पास वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वही करा रहे हैं। कंडक्टर हमारे एयर के टच में, कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब मतलब कि कोई कंडक्टर है, उसके सरफेस पे मान लीजिए कहीं कैसे भी होल हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ? किसके टच में आ गया? एयर के। एयर ब्रेकडाउन हो गया, वहाँ पे एयर ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ पे आपका एक लॉस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना लॉस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना लॉस बोलते हैं। उस लॉस में हमको अगर आप देखेंगे तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे होती है, वहाँ पे बैगनी कलर की लाइट चलने लगती है, लाइट जगमगाने लगती है और हेजिंग की आवाज़ आने लगती है, साउंडिंग हेजिंग की होने लगती है। और ये जो एयर ड्रॉप होता है, उसकी वजह से आपको वहाँ पे ओजोन गैस डेवलप हो जाती है। उस ओजोन गैस की वजह से वो आवाज़ हमको सुनाई देती है, जन 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 इस तरह की आवाज़ आती है जब हमारा कोरोना लॉस मिलता है हमको, जो किसकी वजह से होता है? एयर ब्रेकडाउन की वजह से होता है। वो एयर ब्रेकडाउन कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अंडरग्राउंड है तो एयर की कहीं बात ही नहीं होने वाली है, बहुत कम माइनर बात भी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मगर कुछ वहाँ पे बहुत कम देखा जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड के वहाँ की एयर हमको वहाँ पे नहीं मिलती है ज़्यादा, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको, तो वहाँ पे हमको वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम देखने को मिल जाता है। रिलेबल होता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, आसानी से हम डैमेज कम होता है, डैमेज बहुत कम होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इसमें फॉल्टिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये तो अंडरग्राउंड केबल्स के आपको लाभ थे। हानियाँ क्या होती हैं? अंडरग्राउंड केबल्स बहुत महंगे होते हैं। महंगे होते हैं क्यों? वो भी आपको बताया जाएगा क्यों इतनी कॉस्टली पड़ जाती है हमको अंडरग्राउंड केबल्स। सेकेंड चीज़ क्या है इसके? सेकेंड चीज़ है फॉल्टिंग को हाँ, अंडरग्राउंड केबल में एक दूसरी चीज़ होती है, फॉल्ट अगर कहीं हो गया तो उसको जज करना, मतलब कहाँ हुआ है, इस चीज़ को पता लगाना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट है इसका, ठीक। तो अब हम ये जानेंगे कि केबल्स क्या चीज़ है जो वायर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं। वो हर एक वायर का आपका केबल्स हो जाएगा। केबल के हमको एडवांटेज भी पता चलेगा और डिसएडवांटेज भी पता चलेगा। अब हम चलेंगे आगे। अब हम देखेंगे क्या केबल का वर्गीकरण वोल्टेज के आधार पर, ठीक है। पहले हम केबल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वोल्टेज के आधार पर। पहले देख लेते हैं कितने तरीके से करना है हमको क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम केबल को दो तरीके से क्लासीफाई करने जा रहे हैं। एक हम वोल्टेज के आधार पर करेंगे क्लासिफिकेशन और दूसरा हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर करेंगे क्लासिफिकेशन। तो पहला देख लेते हैं वोल्टेज के आधार पर कितने तरीके के केबल्स होते हैं आपके। वोल्टेज के आधार पर आपके देखिए 5 तरीके के केबल्स आते हैं। निम्न वोल्टेज तक के केबल, लो ट्रांसमिशन केबल्स, ठीक है, 1 किलो वोल्ट से कम की। उच्च वोल्टेज तक की हाई ट्रांसमिशन केबल 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक की, ठीक है। श्रेष्ठ वोल्टेज तक के सुपर वोल्टेज केबल 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक के केबल। अति उच्च वोल्टेज तक के केबल एक्स्ट्रा हाई केबल्स, ठीक है, 33 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक की केबल। अति श्रेष्ठ वोल्टेज तक के एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स आ जाते हैं 132 किलो वोल्ट से 765 किलो वोल्ट तक के केबल्स। तो ये आपको वोल्टेज के आधार पे था, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के आधार पे एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के आधार पर अंडरग्राउंड केबल्स को 2 पार्ट में बांटा गया। एक सॉलिड केबल्स में बांट देते हैं और दूसरा प्रेशर्स केबल्स में बांट देते हैं, ठीक है। किसमें बांटते हैं? सॉलिड केबल्स में और प्रेशर केबल में बांट देते हैं। सॉलिड केबल और प्रेशर केबल दो में बांटते हैं।
सॉलिड केबल्स क्या होते हैं? सॉलिड केबल्स आपके 3 में जाते हैं, जनरल केबल्स में जाते हैं, बेल्टेड केबल और होता है स्क्रीनटेड केबल्स में जाते हैं, ठीक है। प्रेशर्ड केबल आपके 2 में जाते हैं, ऑयल प्रेशर केबल्स में जाते हैं और गैस प्रेशर केबल्स में जाते हैं। 1 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक के केबल्स को हम सॉलिड केबल्स में लेते हैं, जिसके वो बताया जाएगा आपको कि सॉलिड केबल्स क्या होते हैं। प्रेशर केबल्स आपका 66 किलोवोल्ट से 440 किलोवोल्ट तक के केबल्स ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें पहले देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन आपका कैसा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हमारा कैसा है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल्स को हम देखते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल्स आपके होते हैं भूमिगत केबल की संरचना। अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे, इस बारे में हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, इनमें 6 चीज़ मिलती है हमको, देख लीजिए क्या क्या। कोर मिलेगा, इंसुलेशन मिलेगा, बेडिंग मिलेगी आपको, आर्मनिंग मिलेगी और उसके बाद मिलेगी सर्वेइंग मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 चीज़ें मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें में हमको मेटल शीट, ये छूट गया था, मेटल शीट 6 हो गए आपकी, ठीक है। तो एक केबल का कंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए हम 6 चीज़ इस्तेमाल करते हैं, 6 स्टेज से गुजरते हैं एक केबल का कंस्ट्रक्शन को आपको बनाने के लिए। केबल जो कंस्ट्रक्शन है आपको उसको बनाने के लिए आप 6 स्टेज से गुजरते हैं। ठीक है, तो 6 चीज़ से हम गुजरते हैं। देख लेते हैं, कोर हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, मेटेलिक शीट हो गई आपकी, बेडिंग हो गया, आर्मनिंग हो गया और सर्विंग हो गया, ठीक है। कोर आपका हो गया, यहाँ पे हमने 3 कंडक्टर कोर लिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 3 वायर्स लगे हुए हैं, 3 वायर सॉलिड, 3 वायर लगे हुए हैं, ठीक। इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मनिंग और सर्विंग। अब देख लेते हैं कि करके काम कैसे करता है, काम कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कोर की बात करते हैं। वैद्युत शक्ति संचरण के लिए केबल में धातु की
कोर लगाई जाती है। इस धात्विक चालक वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या होगा आपका, वायर है, आपका वायर लिया आपने, सबसे पहले कोडिंग वायर की, वायर आपने लिया, 3 कंडक्टर है आपके, तीनों निकले हैं आपके उस वायर से, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन लगाते हैं विद्युत रोधक के रूप में धात्विक चालक पर रबड़ तेल या संसेचित कागज या वार्निश या बिटुमेन आदि का पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। मेटेलिक शीट के पहले की बात हो रही है। मेटेलिक शीट के पहले हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर मेटेलिक शीट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मेटेलिक शीट लगा देते हैं हम। उसमें क्या बोलते हैं, केबल में लगे हुए विद्युतीय पदार्थों को नमी से बचाने का काम कर लेता है, ठीक है। नमी से भाई एटमॉस्फेरिक नमी रहेगी आपकी, केबल नीचे से जब जाएगा तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम मेटेलिक शीट लगा लेते हैं। उसके बाद आर्मनिंग करते हैं। अब उस मेटेलिक शीट को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि केबल को बाह्य यांत्रिक आघात से बचाने के लिए हम इसको आर्मनिंग करते हैं, जो कि जैसे ये एल्युमिनियम की जाती है। इन लोगों के तारों द्वारा निर्मित जाली लगाई जाती है इनके ऊपर, ठीक है। सर्विंग क्या होगी, सर्विंग में क्या होगा, केबल में आर्मनिंग के पश्चात सामान्य सुरक्षा हेतु पुनः जूट या हेसिंग टेप लगाया जाता है, इसे सर्विंग कहते हैं। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, फील्ड के दौरान देख लिया जाता है, स्ट्रक्चर से जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, देखिए ये आपका वायर चला गया, वायर है, ठीक है, कोर निकल गया आपका। इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे। इस इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मेटेलिक शीट लगा देंगे, वायर बाहर के एटमॉस्फेयर से, थोड़ा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर वगैरह ना ले। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेडिंग इसकी कर देते हैं, बेडिंग कर देंगे। और इस बेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऊपर जालीदार आर्मनिंग लगा देंगे। और उसके बाद हम जस्तर से बना हुआ ऊपर से वो लगा देंगे, जूट या वगैरह इस तरह से बना हुआ सर्विंग कर देंगे उसके ऊपर, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से केबल एक बनती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि इंसुलेशन जब आप कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो आप यूज़ करेंगे उसमें क्या करना है। पहले तो आपको ये देखना है, इंसुलेटिंग लेयर ओवर देख लेना है। इंसुलेटिंग लेयर ओवर द कंडक्टर प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम द लिंकिंग इनटू द ग्राउंड। देखना है कि आपका जो इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस वायर का, केबल का मतलब कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि ग्राउंडेड लिंकेज ना हो करंट की। प्रॉपर्टी में क्या है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको देखना है कि उस इंसुलेशन मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मतलब कहने का हो गया कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इतना उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होने पे भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना करे। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करते ही ग्राउंडिंग से अर्थ ले लेगा वो, ठीक है। दूसरा नॉन हाइगोसोपिक, हाँ, वो क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर से उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उस मटेरियल का एटमॉस्फेयर रिएक्शन नहीं होना। जैसे ऑक्सीजन हो गया, एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस मिलती हैं, ऑक्सीजन मिल गई आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, या जो भी गैसेस आपको अवेलेबल एटमॉस्फेयर में होगी, उससे उसका कोई रिएक्शन नहीं हो, उस मेटल का, मटेरियल का उससे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फ्री फॉर इम्प्योरिटी, अच्छा, इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं उसमें होनी चाहिए। इम्प्योरिटी होगी आपकी तो क्या होगा, आपका आयंस क्या कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इतनी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं आपके कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इंसुलेशन के लिए, ठीक है, केबल्स में, वही बताया गया। एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स क्या होते हैं आपके, क्या एडवांटेज होता है अंडरग्राउंड केबल्स का, अभी हम बता ही दिए हैं आपको, फिर से देख लीजिए। इट कैन बी यूज फॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया में यूज़ किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल्स आर मोर एक्सपेंसिव, ओवरहेड लाइन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अंडरग्राउंड केबल्स केबल ऑफर मूव विद द सेफ्टी एंड लेस इंटरफेरेंस विद द एमिनिटीज़ एंड द बेटर लुक्स, ठीक है। अच्छा, फॉर लोकलाइजेशन ऑफ केबल, अच्छा, अब ये इस चीज़ हम लोग को जान लेनी है क्या होता है।
जैसे अब ये आपको पता चलेगा कि केबल हमारा क्या है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, कंस्ट्रक्शंस कैसा है, वोल्टेज के आधार पे कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन के आधार पे कैसे होते हैं। अब होता है कि अगर इस केबल में फॉल्ट हो जाए तो उस फॉल्ट को हम पकड़ेंगे कैसे, कहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो उसके लिए हमको डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ की डिस्टेंस कहाँ कितनी है जहाँ पे फॉल्ट हुआ है। तो उसको हम 3 तरीके से निकालते हैं, 3 टेस्ट होते हैं उसके द्वारा हम पता करते हैं कि केबल में फॉल्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है, क्या करते हैं हम 3 टेस्ट के द्वारा हम पता करते हैं केबल में फॉल्ट कहाँ हो रहा है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बता दे रहा है। केबल दोष स्थानीकरण फॉल्ट, मतलब कि केबल के दोष का स्थानीकरण बताना, मतलब कि लोकलाइजेशन ऑफ केबल बताना। विद्युत केबल विद्युत रोधन का भंजन, ब्रेक डाउन ऑफ केबल इंसुलेशन। अगर केबल में केबल इंसुलेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ ब्रेक डाउन हो गया तो फॉल्टिंग आ गई, अर्थिंग ले लिया आपको, फॉल्टिंग आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमको पता करनी है कहाँ पे और कैसे होगा। तो उसके लिए हम 3 टेस्ट करते हैं, हमको मेजरली 3 टेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, 3 टेस्ट की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें से एक टेस्ट जो आपका है बेलवियर का परीक्षण। ठीक है, बेलवियर का टेस्ट है ये। इनके इन्होंने अपने टेस्ट में क्या बताया, सिंपल टेस्ट है इनका, एकदम इजी। बेलवियर ने ये बोला कि हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, फॉल्ट वायर की बात करें, हमने कोई फ्रेश वायर नहीं लिया, हमने फॉल्टी वायर को ले लिया है। फॉल्ट वायर में ही ये परीक्षण करते हैं, हम कोई फ्रेश वायर नहीं लेते हैं इनके लिए। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ हम टेस्टिंग पॉइंट बना लेते हैं और एक तरफ हम बना लेते हैं आपका मेजरिंग पॉइंट। ठीक है, फेयर पॉइंट बना लेते हैं। अच्छा, होगा क्या आपका, करना क्या है आपको, इस टेस्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक तरफ टेस्टिंग ले लिया, एक तरफ आपने ले लिया फेयर पॉइंट। ठीक है, बीच में हमने कहीं एक जगह पे मान लिया कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ, किसी एक जगह पे हमने मान लिया वायर में यहाँ पे फॉल्ट, और उसको हम वहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया जिसको हमने ग्राउंड के थ्रू अर्थिंग प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो होगा क्या, अब यहाँ पे इस पूरे वायर का मतलब कि इस जगह से इस जगह तक की पूरी लेंथ को हम L मान लेंगे, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम L मान लेंगे। ठीक, L मान लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक L1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टर मान लेते हैं, और यहाँ पे जो हम लगाए हुए रेजिस्टेंस वो ले लेते हैं। ठीक है, R1 R2 और ये हो गया R। इनकी लेंथ कितनी होगी, L1 L2, और पूरी लेंथ हो गई L। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग पॉइंट से, मतलब कि इस पॉइंट से T1 से टेस्टिंग पॉइंट से फॉल्ट पॉइंट तक की दूरी को हम क्या माने हैं, L माने हैं। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट से फॉल्ट पॉइंट तक की दूरी को हम क्या मान लिए, L माने। अतः केबल का रेजिस्टेंस R1 तथा बिंदु फॉल्ट F है, F को हम बिंदु फॉल्ट मान लिए, बिंदु फॉल्ट पॉइंट से T2 सिरे तक का डिस्टेंस L2 है। ठीक है, L2 है, रेजिस्टेंस L2 है, और वहाँ का रेजिस्टेंस R2। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल है तो R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए सर्किट को ओपन करने पर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ये इस पॉइंट को जो हम फेयर पॉइंट है ना उसको हम ओपन कर ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान ले रहे हैं, इस पॉइंट पे हम मान रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा, एकदम ओपन है, ओपन मान लिया हमने। ठीक है, R1 R2 और ये आपका जो फॉल्ट है उसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, वो लिख लिया, कब हमने R1 लिख लिया, मतलब यहाँ वाला इसका लिख लिया, R1 इसका क्या होगा R1, और अगर हम यहाँ से चलें, यहाँ से इस लूप पे हम चल रहे हैं तो ये सीरीज़ में आ रहा है ना, तो R हमको इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, R1 इक्वल टू कैपिटल R1 इक्वल टू स्मॉल R1 प्लस R। पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, पहला इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया इस टेस्ट के दौरान। ठीक है, इस टेस्ट के दौरान अब दूसरा हम क्या मानेंगे, दूसरा हम मान लेंगे, दूसरा हमने मान लिया कि हमने क्या कर दिया, हमने सर्किट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ग्राउंड से हमने शॉर्ट कर दिया, हमने यहाँ पे जो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिलेगा हमको, अब हम क्या करेंगे, R2 को कंसिडर करेंगे, ये R2 हमको निकालना है। R2 कहाँ का, यहाँ का, शॉर्ट कर दिया हमने, निकालना है हमको। तो कैसे निकलेगा आपका R2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा R1 प्लस ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में
R1 प्लस इन दोनों की अगर आपस में बात की दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा R2 अपन R1 प्लस R2। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमको मिले, एक हमको R के लिए मिला, R इक्वल टू हमारा पहला सबसे पहला R1 प्लस R2, दूसरा R1 प्लस R, तीसरा R2 R1 प्लस R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2। ये हमको तीन रेजिस्टेंस मिल गए। ठीक है, रेजिस्टेंस हमको मिल गए। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख के सॉल्व कर देना है। सॉल्व वगैरह करेंगे जवाब तो आपको इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, इस तरीके से वैल्यू आपको मिलेगी, प्रोवाइड होगी। अब यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है कि दो कंडीशन हो गई, यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस आपका या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। दो कंडीशन हो गई, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो उसी कंडीशन को बस फॉलो करना है। तो एक यहाँ पे ये हम लगाते हैं, ये चीज़ जो हम लगा रहा, हमको कितनी लेंथ मिली है, L इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, मैथमेटिकली इक्वेशन है, इस सर्किट में लगाया जाता है कई जगहों पे। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारा जो रेशियो होगा किसका, लेंथ का, L1/L2 ये इक्वल्स होगा R2/R1 के। इसी समानुपात के नियम को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो हमने लिख लिया कि L2/L1 प्लस 1, ठीक है, और R2/R1 प्लस 1, ये हमको इतना, ये चीज़ हमको मैथमेटिक इक्वेशन से लगानी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम वगैरह ले लेना है। तो यहाँ पे आपको L1 मिल जाएगा। L1 मतलब कि लेंथ मिलेगी। L1 इक्वल टू कैपिटल L अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r1। मतलब कि फॉल्ट लेंथ हमको पता चल गई कि वो L1 होगी। कहाँ से होगी L1 आपकी, L निकाल लीजिए। मतलब कि L1 आपको कैसे पता चलेगा, आप टोटल आपको लेंथ पता है, वायर का, टोटल आपको रेजिस्टेंस पता है, और आपको लोड रेजिस्टेंस भी पता है R1। ठीक है, इतनी वैल्यू को जो हम निकालेंगे तो हमको वहाँ पे वो डिस्टेंस पता चल जाएगी जहाँ पे फॉल्टिंग हुआ है। तो इस मेथड को, इस टेस्ट को आपको दिया था बेल्वियर ने बताया था कि अगर हमको इस सिंगल वायर से फॉल्ट हो गया, उसकी डिस्टेंस पता कर ली जाए तो सारी चीज़ें मालूम चलें। तो इस तरीके से उसका हम डिस्टेंस पता करते हैं। तो ये तो अब किट्स आते हैं, डायरेक्ट आपका लगा दिया जाता है वायर में, और वो टेस्ट करके बता देता है कि इस वायर की इतनी लेंथ पे इतनी दूरी पे फॉल्टिंग है। तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है। कैलकुलेशन करना बताया आपको जा रहा है कि इस तरह होता है, पर इस पूरा एक आपका इंस्ट्रूमेंट आता है जो बता देता है कि अंडरग्राउंड केबल में फॉल्टिंग कहाँ पे है। तो एक ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है आपका, दूसरा मेथड देख लेते हैं। बेल्वियर हो गया आपका। दूसरा मेथड है लूप टेस्टिंग मेथड है, और इसके अंदर दो मेथड आते हैं। म्यूरे लूप टेस्टिंग आता है और मोरल लूप टेस्टिंग मेथड आ जाता है आपका। और तीसरा आता है वॉल्ड्रे लूप टेस्टिंग मेथड। ठीक है, वॉल्ड्रे लूप टेस्टिंग मेथड बहुत ईजी है, कुछ नहीं है दोनों में। ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है ये मेथड। इस मेथड में हम व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू काम कराते हैं। ठीक है, इस मेथड में हम व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा क्या है। तो आपको हम बता देते हैं, थोड़ी चीज़ें आपको बता देते हैं कि मोरले लूप टेस्टिंग और वॉर्ले लूप टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। मोरले के अनुसार वेरिएबल्स जो आपके हैं सिंगल वेरिएबल्स माने जाते थे। सिंगल वेरिएबल्स माने जाते हैं। हाँ, ठीक है, और एक तरफ से आपकी ग्राउंडिंग की जाती है। और देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लूप टेस्टिंग में हम व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब कि व्हीट स्टोन का P/Q = R/L, इस पर हम काम करते हैं। जिसके एक ख़राब केबल को एक सही केबल के थ्रू प्रयोग किया था। मतलब एक हमारे फॉल्टिंग केबल और एक हमारा सही केबल, दोनों को लेकर हम ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, और बेल्वियर में क्या होता है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट केबल को लिया जाता है। ठीक है, पता लगाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। परीक्षण में हम अर्थ फॉल्ट तथा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों का ही परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा इस परीक्षण को किया जाता है। अर्थ फॉल्ट टेस्ट या मोरले टेस्ट। ठीक है, अर्थ फॉल्ट टेस्ट या मोरले एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, अभी आपको हम बता देते हैं। मोरले के दोनों हैं, अर्थ फॉल्ट भी और शॉर्ट सर्किट भी था।
वेरली लूप टेस्ट में क्या, इट इज़ द बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फॉल्टी केबल, ठीक है, उसमें अच्छे से कनेक्ट होता है, अच्छे वाले वायर से, और इसमें फॉल्टी केबल से कनेक्ट होता है। तो इन दोनों टेस्टों के बारे में हमको बताना है, आपको इन दोनों टेस्ट के बारे में हमें बताना है। तो थोड़ा सा देखते हैं, पहले हम फिगर देख लेते हैं, फिगर को देख लेते हैं। इसमें हम दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, ये दोनों वेरिएबल्स हो गए आपके आर और क्यू, दो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। इसके साथ ही हम इसमें लगाएंगे क्या आपका, इसके साथ ही हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड केबल है, मतलब कि हमारा ये टेस्टिंग पॉइंट हो गया और आपका फेयर पॉइंट हो गया, एक ये लग गया, ये आपका साउंड केबल मतलब अच्छा वाला केबल है, और ये फॉल्टी केबल एक लग गया, फॉल्टी केबल लग गया आपका सी से डी के बीच, सी से डी के बीच आपका फॉल्टी केबल लग गया। अब किसी एक पॉइंट पे आप फॉल्ट मान लीजिए फॉल्टी केबल में है, हमको मेजरली डिस्टेंस का ही पता लगाना है, तो किसी एक पॉइंट पे भी आप मान सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक। किसी पॉइंट पर आप क्या मान लेंगे कि इस जगह पे फॉल्ट है। अब क्या है, इस पॉइंट से टेस्टिंग पॉइंट से लेके, मतलब कि इस टेस्टिंग पॉइंट से लेके आपका जहाँ तक फॉल्ट पॉइंट है उस पूरे को हम मान लेंगे आर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की हम आर मान लेंगे, एक एक केबल हो गया उसका हम एक एक वायर हो गया इसका हम रेजिस्टेंस आर मान लिए, ठीक। अच्छा, अब सी पॉइंट से एक्स तक के डिस्टेंस को हम कैपिटल एक्स मान लेंगे, ठीक है। फॉल्टी मतलब हमारा क्या हो गया, उसको हम क्या मान लेंगे एक्स, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या मान लेंगे एक्स, ये भी रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, वायर का ही रेजिस्टेंस है, उसको हम एक्स मान लेंगे। एक गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे, जो गैल्वेनोमीटर की आइडियल कंडीशन, जब गैल्वेनोमीटर आपका जीरो कंडीशन पे आ जाए, एकदम बराबर हो जाए, तब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बताते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट टर्न में इसको पूरा डिटेल में समझा देंगे।